नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी मुझे मिली है वो छत्तीसगढ़ से आई है। ये कहानी हमें भेजे हैं, उनका नाम अजीत है और ये साल 2013 की उनके साथ घटी घटना है। तो क्या हुआ था अजीत जी के साथ में, क्या घटी थी घटना, चलते हैं इनकी इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो शुरू करते हैं अजीत की ये कहानी। दोस्तों, मेरा नाम अजीत है। वो साल 2013 का टाइम था। मेरी शादी पक्की हो गई थी और मात्र 2 महीना बचा हुआ था बारात ले जाने में। अब पूरा परिवार हमारा शादी के काम में व्यस्त था। अब पूरा परिवार में मेरे पिताजी, एक छोटा भाई, मेरी माँ और मेरी बहन। अब पिताजी तो इतना भाग दौड़ कर नहीं पाते थे और जो नज़दीक का काम होता था वही मेरे पिताजी संभाले हुए थे और जो दूर का काम होता था उसके लिए मैं ही भाग दौड़ करता था अपनी बाइक के द्वारा। और छोटे भाई पिताजी के साथ में रहता था। आसपास कहीं आना जाना हो तो वो पिताजी के साथ हमेशा रहता था। अब शादी का दिन जो था दिन पर दिन नज़दीक होता जा रहा था और हम सब अपनी तैयारियों में जुटे हुए थे। हम एक एक चीज़ का ध्यान रख रहे थे कि कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, हर सामान जो है सही ढंग से व्यवस्थित हो जाए, हमें आगे चल के कोई परेशानी का सामना ना करना हो। अब करीब 1 महीना बाकी रह गया था शादी में और सारा सामान लगभग रेडी हो गया था। एक चीज़ जो बाकी रह गया था और उसके लिए मैं शहर गया हुआ था और वो सामान जब मुझे मिला तो काफ़ी देर हो चुका था और वो सामान लेकर के अब मैं अपने गांव की तरफ चला था। अब शहर से करीब करीब 7 किलोमीटर की दूरी थी हमारे गांव की और जब मैं चला था ना तो काफ़ी अंधेरा हो चुका था और एक्चुअल में जो सामान था कीमती था, वो था जेवर। अब मैं वो चीज़ को थैले में छुपाए हुए अपना बड़े ध्यान से हिफाजत से ले करके निकल रहा था ताकि किसी को कानो कान पता ना चले कि मेरे पास में कीमती जेवर है। अब मैं अपना बाइक स्टार्ट करके शहर से गांव की तरफ चल पड़ा था और जैसे जैसे मैं मेन रोड से चलता जा रहा था अब सड़क पर आवाजाही तो बिल्कुल कम हो चुकी थी। बिल्कुल सन्नाटा पसरने लगा था रोड पर। अब मौसम का मिजाज भी कुछ बिगड़ा हुआ आज लग रहा था। दूर बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी। अब मुझे लग रहा था कि अगर मैं जल्दी से अपने घर गांव नहीं पहुंचा तो हो सकता है कि हमें बारिश का सामना भी करना पड़े। अब फिर तो मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाती क्योंकि मेरे गांव का कुछ सड़क जो था कच्चा था और उसमें बारिश पड़ते ही कीचड़ हो जाती थी और इसके बाद उस पर बाइक चलाना संभव नहीं था। मैं भगवान से मन ही मन प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान, ये बारिश अभी ना हो, मैं घर पहुंच जाऊं और तब ये बारिश आप भेज देना। लेकिन हर चीज़ मुँह मांगी मुराद तो पूरी नहीं होती। अब मैं अपने गांव से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर था। मेन रोड से मैं अपने गांव की सड़क पर उतर गया था और जैसे उतरा ना मुझे लगने लगा कि जैसे आसपास में बहुत सारे गिद्दड़, जंगली जानवर अचानक चिल्लाने लगे हों। एक डर का एक माहौल सा बन गया था। गिद्धड़ों की आवाज़ जोर जोर से आने लगी थी। अब मेरी माँ कहती थी कि बेटा, गिद्धड़ की जो झुंडों में आवाज़ आती है ना वो सही नहीं होता है। इसका मतलब उसके आसपास में कोई प्रेत आत्माएं जरूर है
और तभी वो प्रेत आत्मा को देख करके गीदड़ चिल्लाते हैं, रोते हैं। हाँ, माँ की बात मुझे याद आ गई थी उस वक्त में। अब मैं सिहर गया था डर से, क्योंकि वो गिदड़ों की आवाज़ बिल्कुल अब मेरे करीब से सुनाई पड़ रही थी। अब मैं अपनी बाइक चलाता हुआ उस रोड पर आगे आगे बढ़ता जा रहा था। अब कुछ दूर चलने के बाद मेरे सामने में कोई जाता हुआ दिख रहा था। हेडलाइट की जो बाइक की रोशनी थी, जब मैं देखने लगा साफ ढंग से कि ये इतनी रात को इस अंधेरी सड़क पर कौन जा रहा है, तो जब नज़दीक पहुंचा तो देखा तो एक औरत उस रोड पर चली जा रही थी। सफ़ेद सूट में थी, सफ़ेद कपड़ों में थी, और वो बिना मुड़े हुए, बिना मुझे नहीं देख रही थी, वो आगे की तरफ चलती जा रही थी। मैं अब उसको साइड में हटाने का प्रयत्न कर रहा था, अपने बाइक का हॉर्न बजा रहा था, लेकिन वो बीच रोड पर थी, टस से मस नहीं हो रही थी, साइड नहीं हट रही थी। एक तो छोटा रोड, और ऊपर से वो बीच में चल रही थी लहरा लहरा करके। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि इस औरत को डर नहीं है, इतनी रात में अकेले इस सड़क पर बेधड़क चलती जा रही है, जैसे इसको परवाह ही नहीं है कि मैं किसी अंधेरी जगह में हूँ। ये तो अपना घर का आंगन समझ रही थी, जिस हिसाब से वो चल रही थी। मैं जब पास में पहुँचा ना, तो हॉर्न बजाने लगा तेज तेज, और चिल्लाने भी लगा कि मैडम हट जाइए, हट जाइए, मुझे निकलने दीजिए, कहीं आपको चोट ना लग जाए, क्योंकि वो लहरा लहरा के चल रही थी। अब भरोसा नहीं था कि मैं बाएं से निकलूं तो शायद वो बाएं भी आ सकती थी, इसीलिए मैं आगे निकल नहीं पा रहा था। लेकिन जब मैंने आवाज़ देना शुरू किया, तब उस औरत के कदम रुक गए और वो पलट करके देखी। अब मैं जब देखा उसका चेहरा, तो मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो गया था। वो तो एक जवान खूबसूरत लड़की थी, सफ़ेद कपड़ों में बहुत ही सुंदर दिख रही थी हेडलाइट की रोशनी में, और वो बेधड़क मेरे पास में आ गई और मुस्कुराते हुए कहने लगी, आप आगे ही जा रहे हैं ना। अब मैं तो उसकी शक्ल देखने लगा था, इतनी खूबसूरत थी, तो एक पल तो बस उसके चेहरे पर से नज़र मेरी हटी नहीं रही थी। और वो मुझे बार बार कह रही थी कि आप आगे जा रहे हैं ना, मैं आपसे बात कर रही हूँ। तब मेरा ध्यान टूटा, हाँ हाँ, मैं तो आगे ही जा रहा हूँ, बताइए क्या आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे। मैं 2 पल सोचता रहा, मेरे पास में जेवर था, कीमती सामान था। मेरा मन तो नहीं कर रहा था कि मैं इस लड़की को अपनी बाइक पर बिठाऊं, क्या पता ये सुंदर लड़की कोई गिरोह की सरगना हो और मैं इसको लिफ्ट दूं और अचानक कुछ बवाल हो जाए मेरे पास में जो जेवर था। मैं इसलिए डर रहा था। और तभी वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, अरे डरिए मत, डरिए मत, मैं तो पैदल ही जा रही थी, लेकिन आपने जब बाइक लेकर आए तो मैं सोचा थोड़ा आपसे लिफ्ट ले लूँ। और वो ऐसी अंदाज में बात करने लगी कि मैं एक तरह से उस पर मोहित ही हो गया था। अब मुझे लगने लगा कि लड़की जात है और आसपास में तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो डरने वाली कोई बात तो है नहीं। अब फिर मैं ना चाहते हुए मन से उस लड़की को अपने बाइक पर बैठने का इजाज़त दे दिया। अब वो लड़की खुश होकर के मेरी बाइक पर पिछली सीट पर बैठ गई थी और कहने लगी, अब चलिए, आप सीधे चलते रहिए, जहाँ उतरना होगा ना मैं आपको आवाज़ दे दूंगी। अब मेरे उस रास्ते पर कई ऐसे ऐसे छोटे से गांव थे जिनमें 4-5 घर, 10 घर बने हुए थे। ऐसे कई गांव थे और शायद उन्हीं गांव में से वो लड़की थी। अब मैं तो शहर में पढ़ता था, लिखता था, नौकरी करता था, और गांव में तो मैं शादी के सिलसिले में ही आया था, तो मैं तो बहुत लोगों को पहचानता भी नहीं था। और मैं अपना बाइक लेकर के चलने लगा। वो लड़की बातों नहीं लग रही थी और वो बार बार मुझसे मेरे बारे में पूछ रही थी कि आप क्या करते हो और इतनी रात कहाँ से आ रहे हो। और मैं ना चाहते हुए उसकी हर बात का जवाब देने लगा था कि मेरी शादी होने वाली है, कुछ ही टाइम रह गया है, मैं शहर गया था जेवर लाने के लिए। एक एक चीज़ जो नहीं बताना चाहिए था उस लड़की को आगे मैं बता के रख दिया था। और वो लड़की मेरी हर बात पर मुस्कुराती थी, हंसती थी।
बड़ी मीठी आवाज़ थी उसकी, और हंसी तो खास करके बहुत ही प्यारी थी। जब हम अपने गांव से कुछ ही दूरी पर रह गए थे और वो लड़की एकाएक बोली, हाँ हाँ बस यहीं पर रोक दीजिए। मैं बाइक रोक दिया और वो लड़की नीचे उतर गई। अब मैं थोड़ा सचेत हो गया था। मैं अपना जो सामान संभाल के रखा हुआ था वो सामान अभी तक मेरे नज़रों के सामने था, सुरक्षित था। और वो लड़की कहने लगी कि हाँ फिर हम मिलते हैं, आप निकल जाइए, काफ़ी देर हो चुका है, फिर हम मिलेंगे आपसे, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। और वो लड़की अंधेरी साइड में दौड़ती हुई चली गई। कुछ पल तो मैं वहाँ पर खड़ा रहा, देखता रह गया। और उस तरफ जिस तरफ वो लड़की दौड़ती हुई भागी थी, और उस तरफ में 4-5 घरों का एक गांव, छोटा सा गांव था। शायद उन्हीं गांव में किसी के घर के रहने वाली होगी। अब कुछ देर बाद तो मैं देखता रहा। इसके बाद जैसे मैं नींद से जागा और मैं सोचने लगा कि मैं कैसे इस लड़की को लिफ्ट दे दिया। ये लड़की किसी गिरोह के साथ में होती तो आज तो मैं सब कुछ लुटा देता अपना। समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने ऐसा कैसे कर दिया। ऐसा तो मुझे करना ही नहीं चाहिए था। अब फिर मैं अपने गांव की तरफ चल दिया था। अब घर पहुंचा तो घर वाले तो बिल्कुल चिंतित थे, कितनी रात हो गई है, अभी तक लौटे नहीं हो। कई सारे बात हमसे पूछने लगे, लेकिन मैं ये लड़की वाली बात अपने घर वालों को बिल्कुल नहीं बताया था। अब बताना भी मैं नहीं चाहता था। खैर, अब खाना पीना खा करके मैं अपने कमरे में आ करके लेट गया था। अब थका तो था दिन भर का, भाग दौड़ जो इतनी हुई थी। अब मुझे कब नींद आ गई मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चला। और जब मैं गहरी नींद में चला गया तो मैं ख्वाब में आ गया था, सपना देखने लगा था। अब मुझे वही लड़की मेरे सपने में दिखाई दे रही थी। और सपना भी बड़ा अजीब देख रहा था। मैं देख रहा था कि मेरी शादी होने जा रही है। वैसे तो मेरी शादी होने ही थी, महीने भर की बात थी। और मैं अपना शादी में गया हूँ, बारात लेकर के गया हूँ। मेरी शादी विधिवत ढंग से हो रही है। आज जब मैं लड़की का चेहरा देखता हूँ ना, अरे ये क्या, ये तो वही लड़की है जिसको मैंने लिफ्ट दिया था, यहाँ तक छोड़ा था, गांव के बगल तक। मैं एकदम सपने में भी एकदम हैरान रह जाता हूँ। मैं उससे पूछने लगता हूँ कि तुम्हारे साथ तो मेरी शादी नहीं हो रही थी, तो तुम मेरी शादी में क्या कर रही हो, तुम मेरी कैसी दुल्हन बन गई हो। अब उस लड़की के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी और वो कहने लगी कि आज से मैं तुम्हारी दुल्हन हूँ और तुम मेरे दूल्हा हो। और इसके बाद तो मेरी नींद खुल गई थी। अब मैं ये सपने जो मैं देखा था एकदम चौंक गया था। मैं उठ करके जो पलंग पर सोया हुआ था अब बैठ गया। बड़ी घबराहट मुझे हो रही थी, बेचैनी हो रही थी कि ये मैं कैसा भयानक सपना देखा हूँ। और मैं पानी वानी पी करके सोचा मन में कि चलो ये तो सपना ही है ना। अब सपना तो बहुत सारे आदमी उल्टे सीधे देखता है, हो सकता है ऐसे ही कोई सपना हो, इसमें कोई डरने वाली तो बात है नहीं। और मैं फिर सो गया था गहरी नींद में। और पता नहीं मैं कितनी देर सोता रहा, मुझे तो याद भी नहीं था। अब मुझे लगने लगा कि मेरे बगल में कोई लेटा हुआ है, लेटी हुई है, ऐसा मुझे एहसास होने लगा था। अब मैं अपनी आंख खोलने का कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरी आंख खोल नहीं पा रही है। हाँ, महसूस सब कुछ हो रहा है कि मेरे बगल में कोई लड़की लेटी हुई है। उसकी सांसों का मुझे पूरा आवाज़ आ रहा है, उसकी सांसों की गर्मी का मुझे एहसास हो रहा है। हर चीज़ में अनुभव कर रहा हूँ कि मेरे बगल में कोई तो लड़की है। और वो आवाज़, जो आवाज़ मुझे सुनाई दी, वो तो उसी लड़की की थी जिसको मैंने बाइक से छोड़ा था। आज सपने में मेरी उससे शादी हुई थी। अब मैं तो एकदम हैरान था, डरा हुआ था कि ये सब मेरे साथ में क्या हो रहा है। क्या मैं और एक सपने में चला गया हूँ? क्या सब सपने का ही हिस्सा है? तभी उस लड़की की आवाज़ आई, अभी सो जाओ, अभी सो जाओ, अभी तो रात बाकी है।
अब फिर मेरी आँख एकदम बंद हो गई थी और जब दोबारा आँख खुली तो बिल्कुल सुबह था। अब मैं हैरान परेशान उठ करके पलंग पर बैठ गया। अब मुझे उस पलंग पर जैसे कोई खुशबू का एहसास हो रहा था, जैसे उस पर कोई स्प्रे किया हुआ हो, ऐसा खुशबू मुझे महसूस होने लगा था। और सबसे आश्चर्य की बात थी कि उस पर कुछ फूल भी बिखरे हुए थे सफेद रंग के। अब तो मैं डर से कांप गया था कि हे भगवान, ये क्या है सब? क्या मैं जो सपना देखा था वो सपना ना होकर के कोई हकीकत था? क्या वो लड़की कोई जादूगरनी है जो मेरे साथ सपने में आई थी और जिसके साथ मेरे सपने में शादी हुई थी? क्या वो कोई याक्षिनी है या फिर कोई आत्मा है? और मैं तो कांप गया था डर से। मैं बताना चाहता था अपने घर में कि ये मैं अपने माँ से बताऊं और किसी से बताऊं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि लोग बाग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मेरी तो शादी भी होने जा रही थी, अब महीना भर ही बाकी रह गया था। मैं सोचा कि रहने देते हैं, अब बताने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि मेरे साथ में ऐसे सपने में कोई खेल हुआ हो। और तभी मेरी माँ कमरे में प्रवेश किया चाय का कप लेकर के, और कहने लगी, बेटा उठ जा, सुबह हो गया है और भी घर में काम है, तैयारी करनी है, जल्दी से चाय पी और उठ करके खड़ा हो जाए। मेरी माँ जानती थी कि बगैर चाय पिए मैं बिस्तर से उठता नहीं था। और तभी उनकी नज़र मेरे पलंग पर पड़ी और मैं तो जैसे एकदम कांप के रह गया था। मैं समझा कि अब वो फूल शायद माँ को दिख गया है। माँ एकटक घूरे जा रही थी मेरे बिस्तर पर और तभी वो कहने लगी, अरे बेटे, ये सब सिक्के उक्के साथ में मत रखा कर, देख 2-3 सिक्के तेरे बिस्तर पर पड़े हुए हैं। और मैं हैरान होकर के पलट करके देखा तो जिस जगह मैंने फूल देखा था और उस जगह पर तो फूल थे नहीं, वहाँ तो रेजगारी कुछ पड़े हुए थे। अब ये सब क्या हो रहा है? अभी तो कुछ देर पहले मैंने यहाँ पर फूल जैसा कुछ देखा था, लेकिन अब वो सिक्के में बदल गए थे। तो ये क्या लीला है? क्या हो रहा है ये सब मेरे साथ में? लेकिन अब माँ कहने लगी, बेटा जल्दी से तैयार हो और हमें कहीं जाना है, कुछ तैयारी करनी है। हमें चाय का घूंट जल्दी जल्दी भरने लगा और फिर अपने काम में हम लोग व्यस्त हो गए थे। और मैं उस पल तो सब कुछ रात वाली बात या सुबह वाली बात भूल ही गया था। अब शाम हुई, अब खाना वाना खा करके मैं अपने बिस्तर पर आ गया और तभी मुझे सब ऐसा लगने लगा, डर का एक एहसास होने लगा। कहीं जो कल सपना देखा था, कहीं आज भी तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब मैं अपने छोटे भाई को बोला कि आज तो मेरे कमरे में आ जा, यहीं सोते हैं। लेकिन वो बहाना बना दिया, कहने लगा, नहीं भाई, मुझे और भी पढ़ाई करनी है, मैं आपके साथ कमरे में रहूँगा तो पढ़ नहीं पाऊँगा। हाँ, मैं उसको बोलता रहा कि भाई आज मेरे कमरे में बैठ जा, जितना तेरी इच्छा हो पढ़ ले, मैं तेरे को कुछ बोलूँगा नहीं, चाहे तू सारी रात पढ़। लेकिन वो आया नहीं, ना जाने किस वजह से। फिर मैं अकेले अपने कमरे में था। डर मुझे एहसास हो रहा था कि कहीं आज मेरे साथ कुछ और बुरा ना हो, मैं कोई और सपना ना देखूं डरावना। और डर के कारण मुझे नींद नहीं आ रही थी। अब करीब करीब रात का 1 बज गया था और ना जाने कब मुझे झपकी आ गई। और जब मैं कितनी देर सोया ये तो मुझे याद नहीं, लेकिन फिर वही कल वाला एहसास मुझे होने लगा था। मुझे लगा कि मेरे बगल में वही लड़की लेटी हुई थी। अब एक सुगंध भी आने लगा था परफ्यूम का, जो मैंने अपने बिस्तर पर महसूस किया था और उसका होने का एहसास भी हो रहा था। लेकिन मैं अपना आंख खोल करके देखना चाहता था कि आखिर कौन है ये लड़की, जो मेरा दरवाज़ा बंद है, सब कुछ खिड़की बंद है, और ये कैसे मेरे कमरे के अंदर में आ गई है, और इससे मेरे को क्या ताल्लुकात है, क्यों ये मेरे बिस्तर पर आ गई है, इसका मकसद क्या है, ये क्या वास्तव में है कि यह मेरी मन की कुछ भ्रम है, कुछ
ऐसी ही बात है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं भरपूर अपना आँख खोलने का कोशिश करने लगा, लेकिन आँख तो खोलने को तैयार नहीं हुई। लेकिन मैं अपने हाथों से महसूस किया और वो वाकई में एक लड़की ही थी। मैं एकदम चीख पड़ा था एक ही बार, और तभी उस लड़की की आवाज़ आई, अभी सो जा, अभी तो बहुत रात बाकी है, सो जा। और उसकी आवाज़ जैसे ही मेरे कानों में पड़ी, एक गहरी नींद ने आकर के मुझे घेर लिया था और मैं गहरी नींद में चला गया था। सुबह जब हुई ना, तो माँ दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, बेटा उठ जा उठ जा। और तब मेरी आँख खुली थी और मैं जल्दी से उठ करके पहले दरवाज़ा ही खोला और माँ देखा तो चाय का कप ले करके दरवाजे पे खड़ी थी और कहने लगी, बेटा जल्दी से तैयार हो जा, और कुछ काम बताने लगी। और तभी फिर उसकी निगाहें मेरे बिस्तर पर पड़ी और वो बिस्तर की तरफ में आने लगी। मैं जब मुड़ करके देखा तो मुझे बिस्तर पर ऐसा कुछ नहीं दिखा जिसे कोई संदेह हो माँ के मन में, लेकिन वो सीधा तकिए के पास में आई और वहाँ पर एक लाल रंग जैसा कोई धब्बा सा दिखाई दे रहा था। और वो कहने लगी, बेटा तुझे कोई चोट लगी है क्या? ये कैसा निशान है लाल रंग का, तकिए के पास लगा हुआ है, बिस्तर पर लगा हुआ है। मैं देखने लगा अपने चेहरे को, अपने हाथ को, लेकिन मुझे तो कोई ऐसा निशान नहीं लगा था। और माँ थोड़ा चिंता में पड़ गई थी कि बेटा ये क्या है, कहीं तेरे नाक वाक से तो कोई खून तो नहीं निकला। मैंने बोला, नहीं माँ, ऐसा तो मेरे साथ में नहीं हुआ। और मैं एकदम बेहद डरा हुआ था। तभी माँ कहने लगी, अरे खैर छोड़, ये लग रहा है कोई मच्छर उच्छर का दाग है, लेकिन मैं देख रहा था कि कुछ गाढ़ा ही खून था वो। अब इतना जो खून था इतना मच्छर से तो नहीं आ सकता, तो ये क्या था? खैर अब जल्दी जल्दी में चाय वाय पी करके माँ के साथ मैं अपने काम पर निकल गया था जो माँ मुझे बता रही थी। लेकिन अब सारा दिन मैं इसी सोच में डूबा रहने लगा कि कुछ दिनों के बाद मेरी शादी होने वाली है, मेरी पत्नी आने वाली है, और ये मेरे साथ में क्या खेल चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर ये सब हो क्या रहा है। जब काम वाम खत्म हो गया, दोपहर का टाइम था, हम लोग अब घर में आ गए थे, खाना खा रहे थे, सब परिवार एक साथ में बैठे हुए थे। और तभी मेरे पिताजी मेरी तरफ देख रहे थे और वो कहने लगे कि अजीत बेटे, तेरा चेहरा क्यों पीला पड़ा हुआ है, क्या तुझे कोई तकलीफ है, तबीयत ठीक नहीं है? माँ भी मेरी तरफ चौंक कर देखी और कहने लगी, हाँ अजीत, तेरे चेहरे पर तपीलापन दिखाई दे रहा है, बता क्या तुझे कोई तकलीफ है? बेटा अब देख शादी के कितने दिन रह गए, और तेरा ऐसा शकल कोई देखेगा तो कहेगा कि लड़का बीमार है, क्या सोचेगा अपने मन में? तेरे को कोई टेंशन है क्या? तू किस सोच में डूबा हुआ है क्या? अब मैं क्या बोलूँ, मुझसे तो जो खाना निवाला लिया था और निवाला मुंह में था और कुछ बोल ना पा रहा था, ना उस निवाले को चबाने का कोशिश कर रहा था, मुंह में भरा हुआ था। और जैसे तैसे निवाले को मैं निकला। इसके बाद मुझसे रहा नहीं गया, सारा परिवार वहीं पर था। अब मुझे लगने लगा कि अब ये बात छिपाना नहीं चाहिए, मुझे बता ही देना चाहिए। अब फिर मैं सारी बात मोटर बाइक वाला रात से और आज तक का, सुबह तक का घटना मैं सब कुछ अपने परिवार के आगे बता दिया था। और जैसे ही मेरी बात खत्म हुई, सब जो खाना खा रहे थे ना, सबके हाथ रुके हुए थे। हाथ में निवाला जरूर था, लेकिन वो निवाला मुंह तक नहीं जा रहा था। सबकी आंखें जैसे पथरा सी गई हो, कोई आवाज वहां पर कोई नहीं निकाल रहा था। सन्नाटा सा पसर गया था उस जगह पर, और सब मेरी तरह बड़ी बड़ी आंखें करके, घूर करके जैसे देख रहे हो। मैं अपनी बात कहकर अपना आंखें नीचे झुका लिया। कुछ देर के बाद मेरे पिताजी की आवाज आई कि बेटा तू तैयार हो जा, हम कहीं चल रहे हैं। अब मैं पूछा भी नहीं पिताजी से
कि आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। अब मुझे लगने लगा कि मेरे ऊपर में तो कोई है ना, मेरे पिता हैं। आप जब ये हैं तो मुझे कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। आखिरकार हम पिताजी के साथ चल पड़े थे अपने बाइक पर। अब वो हमारे गांव से दूर लेते जा रहे थे। काफ़ी दूर हम लोग अपने गांव से निकल आए थे और जैसे जैसे बता रहे थे रास्ता, हम उस तरह से ही अपना बाइक चलाते हुए एक छोटे से गांव में पहुंच गए थे। अब पिताजी कुछ लोगों से उस घर का रास्ता पूछ रहे थे जिस घर में हमें जाना था, और आखिरकार पूछते पूछते वो छोटे से गांव में हम उस जगह पर पहुंच गए थे। अब मैंने देखा कि एक दरवाजे पर हैंड पंप लगा हुआ था और दरवाज़ा खुला हुआ था और वहाँ पर बाल्टी भी रखी हुई थी और एक बुजुर्ग व्यक्ति उस हैंड पंप को चला करके और बाल्टी में पानी भर रहा था। अब पिताजी ने उन्हीं से जाकर पूछा तो कहने लगे, हाँ हाँ मैं ही हूँ, बताइए क्या काम है। अब पिताजी के तो आंखों में जैसे आंसू आ गए थे। एक एक बात मेरी जो हुआ था मेरे साथ में सब कुछ उन्होंने उस बूढ़े व्यक्ति से शेयर कर दिया। और बूढ़ा व्यक्ति जो पानी भर रहा था और उतनी ही देर में सब कुछ जैसे समझ गया और वो बाल्टी के पानी छोड़ दिया। कहने लगा, चलिए भीतर आंगन में चलते हैं और बाकी बात वहीं करते हैं। अब हम गलियारे से होकर के बीच आंगन में पहुंच गए थे। खाट डला हुआ था, 2 खाट था, एक पर हम बैठे और एक पर वो बूढ़े इंसान। अब फिर मेरी तरफ देख करके वो कहने लगे कि बेटा तुम भी तो कुछ बताओ, तुम्हारे साथ घटना हुआ नहीं है तो तुम्हें और क्या क्या ये एहसास होता है, पूरी बात मुझे बताओ। क्या वो तुम्हारे रात में बिस्तर पर आती है तो कोई खुशबू का एहसास होता है? मैंने बोला, हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही होता है। क्या वो तुम्हें सोने के लिए कहती है, आँख तुम्हारा आँख नहीं खुलता है? मैंने बोला, हाँ जी बिल्कुल यही हो रहा है। फिर वो अपने ध्यान में लग गए थे और कुछ देर के बाद जब उनका ध्यान टूटा तो कहने लगे, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, मैं भगा दूंगा उसको, बहुत शक्तिशाली है। अब मेरे पिताजी कहने लगे कि बाबा बताइए तो सही, मेरे बेटे पर ये क्या हुआ है, कौन है लड़की? अब वो बुजुर्ग जो थे तो कहने लगे, तुम्हें आम खाने से मतलब है कि पेड़ गिरने से मतलब है? मैं भगा दूंगा, मैं बोला हूँ ना, उसको तुम्हारे बेटे के नज़दीक जाने नहीं दूंगा। हाँ, मेरे पिताजी तो जैसे रोने लगे थे कि मेरे बेटे की शादी नज़दीक आ गई है। अब ये बात गांव के लोग सुनेंगे तो उनके मन में विचार कैसा कैसा आएगा। हो सकता है कि बेटे की शादी भी रुक जाए इस कारण से। तो महाराज कृपा कीजिए मेरे पर, और ये बात अपने तक ही सीमित रखिएगा। अब बुजुर्ग व्यक्ति कहने लगे, हाँ मैं क्यों बताऊंगा किसी से, आप लोग निश्चित रहिए, अब मैं उपाय करता हूँ, लेकिन आज नहीं, आप 2 दिन के बाद में आइए और वो दिन अमावस्या है, शाम के टाइम में आइएगा। अब फिर वो कुछ पर्ची से दे दिए थे बना करके, आप बोले आते वक्त ये सारा सामान ले करके आइएगा और हम पूजा कर देंगे, इसके बाद वो लड़की कभी भी आपके बेटे के नज़दीक नहीं आएगी। इसके बाद तो मन में एक शांति सी हुई थी कि चलो अब उस जंजाल से मुझे पीछा छूट जाएगा। और हम लोग अब राजी खुशी अपने घर की तरफ लौट गए थे। और 2 दिन के बाद में जो जो सामान पर्ची पर लिखा हुआ था लिख कर दिए थे, वो सारा सामान लेकर के हम लोग तैयार हो करके और शाम के टाइम उनके घर पहुंच गए थे। और उनके घर के आंगन में ही वो पूजा हुआ। रात को 11 बजे के बाद उन्होंने पूजा का शुरुआत किया था और वो पूजा चला था 1 बजे रात तक। 1 जब बज गया और वो बार बार पूजा का अपना ध्यान करते थे और हवा में जैसे कुछ बोलते थे, वो तो हमें समझ में नहीं आता था। जैसे उस लड़की को बुलाना चाह रहे हो, उससे बात करना चाह रहे हो, मुझे इतना ही पता लगता था कि जैसे उसको आवाज़ दे रहे हो,
लेकिन वो लड़की शायद उस तांत्रिक के पास नहीं आई थी मिलने के लिए, ना बताने के लिए कि कौन है और क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई है। अब पूजा जो था 1 बजे के आसपास में वो ख़त्म सा हो गया था। अब वो तांत्रिक कहने लगे कि देखो, इसमें थोड़ा टाइम तो ज़रूर लगेगा, मैं एक बार और कोशिश करूँगा और हो सकता है कि उस लड़की से आपका पीछा छूट जाए। अब फिर वो तारीख बताए। अब तो मेरे शादी का नज़दीक टाइम होता जा रहा था। अब पिताजी बहुत घबराए हुए थे। वो चाह रहे थे कि कैसे भी करके उस लड़की से मेरा पीछा छूट जाए। अब कुछ ही दिन के बाद वो बुलाए थे और फिर वही सामान लेकर के अब फिर वही पूजा स्टार्ट हुआ था रात को। और इस बार वो जो लड़की शायद उस तांत्रिक के पास में आ गई थी। जैसे मैं तो जान नहीं पाया था, तांत्रिक ने ही बताया था। और उस लड़की से तांत्रिक ने वचन लिया था कि आज के बाद में इस लड़की के पास बिल्कुल नहीं जाना है, नहीं तो तुम्हें जो करना है मैं कर दूंगा, तुम्हें कहीं ले जाऊंगा, कहीं और करूँगा, तुम्हें कैद कर दूंगा। अब तो तांत्रिक की भाषा तांत्रिक ही जाने, मुझे इसके बारे में विशेष तो पता नहीं था। लेकिन वो पूजा होने के बाद में वो तांत्रिक खुश थे और कहने लगे कि अब डरने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ सही हो गया है। अब फिर हम लोग रात को चल पड़े थे बाइक पर और हम अपने गांव के करीब पहुंचने जा रहे थे। और तभी लगा कि वही लड़की रास्ते पर खड़ी है, बाइक की रोशनी उसके पड़ रहा था हेडलाइट का, और वैसे ही लहरा के चल रही थी जब मैं पहली बार देखा था। अब तो मैं देख करके कांप गया था। अब शायद पिताजी की नज़र भी पड़ गई थी और वो पिताजी धीरे से आवाज़ में कहे, क्या ये वही लड़की है? मैं बोल पड़ा, हाँ हाँ। अब पिताजी कहने लगे, बाइक मोड़ ले, हम दूसरे रास्ते से चलेंगे, थोड़ा लंबा जरूर है लेकिन इस लड़की के आसपास जाना नहीं है, नहीं तो मामला फिर खराब हो जाएगा। वो पुजारी जी ने शायद पिताजी को बताया था कि वो लड़की रास्ते में कहीं मिलने की कोशिश करेगी, अगर लड़का उसके पास पहुंच गया तो फिर लड़की से पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता। और यही सोच करके पिताजी बोले, बाइक घुमा, बाइक घुमा। अब फिर मैं तो डरा हुआ था, बाइक मोड़ लिया। अब हम दूसरे रास्ते से जो काफ़ी लंबा था और उस रास्ते से हम लोग अपने गांव पहुंचे थे। जब घर पहुंच गए वो लड़की नहीं नज़र नहीं आई ना, तब जाके पिताजी को हम मेरे को चैन पड़ा था। और इसके बाद से वो लड़की कभी भी मेरे सपनों में नहीं आई, ना आज तक मैं उसको महसूस किया हूँ। तो दोस्तों, ये थी अजीत जी की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे इंस्टाग्राम पर जो भी कहानी है आप लिख भेजिएगा या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। हाँ दोस्तों, ये भी आप ही का चैनल है तो इसको भी अपना प्यार दीजिए ना, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।